तो स्वागत है। तारीख थी 1 मार्च 2026 और इस दिन दुनिया का भू राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी एक अमेरिकी इजरायली हवाई हमले में मारे गए। देखिए, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक भू राजनीतिक भूकंप है जिसके झटके हम सब महसूस करने वाले हैं। चलिए, इस संकट की परतें खोलते हैं। और ईरान का जवाब बिल्कुल तेज और साफ था। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक खुली चुनौती है, एक ऐसा बयान जिसने पूरी दुनिया को जैसे युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो असल में हुआ क्या था? ऑपरेशन का कोड नेम था एपिक फ्यूरी, और इस एक ऑपरेशन ने पश्चिम एशिया में दशकों से बने शक्ति के उस नाजुक संतुलन को बस एक ही पल में तोड़कर रख दिया। इस पूरे संकट को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे उस शुरुआती झटके के बारे में, फिर बात करेंगे कि सत्ता के लिए क्या खींचतान चल रही है, होर्मुज़ चोक पॉइंट का क्या खतरा है, भारत पर इसका आर्थिक असर क्या होगा, और आखिर में हमारी कूटनीति की मुश्किल राह क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, वो भूकंपीय झटका जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद महसूस किया गया। इसके ठीक बाद आखिर हुआ क्या? पहले 48 घंटे तो जैसे सांसें थमी हुई थीं। तेहरान ने इसे सीधे सीधे युद्ध का ऐलान माना और बिना देर किए अपने मिसाइल और ड्रोन दागने शुरू कर दिए। ऐसा लगा मानो पूरा इलाका आग की लपटों में घिरने वाला है। पर रुकिए, कहानी में एक बहुत ही अजीब सा मोड़ है। एक तरफ जहां ईरान की सरकार बदले की आग में जल रही थी, वहीं दूसरी तरफ तेहरान से लेकर लंदन तक की सड़कों पर कुछ लोग जश्न मना रहे थे। इससे हमें ईरान के अंदर की जो जटिल और बंटी हुई सच्चाई है, उसकी एक झलक मिलती है। और अब हम आते हैं इस संकट के बिल्कुल केंद्र में, यानी उत्तराधिकार की लड़ाई। खामेनेई के बाद कौन? ईरान में एक बहुत ही खतरनाक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का खालीपन पैदा हो गया है। और अब ये समझना सबसे जरूरी है कि सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाने वाली है। तो बड़ा सवाल यही है, अब ईरान को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या कोई एक चेहरा सामने आएगा या फिर कोई ताकतवर गुट? और सबसे अहम बात, क्या हम इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को पूरी तरह से सत्ता पर काबिज होते देखेंगे? देखिए, कागज पर तो एक अंतरिम परिषद बना दी गई है, लेकिन असली ताकत तो पर्दे के पीछे है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC अब सिर्फ एक फौज नहीं रह गई है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य बन चुका है जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को कंट्रोल करता है। चलिए, अब उस जगह पर आते हैं जहां से ये संकट लोकल से ग्लोबल बन जाता है। ये है होर्मुज़ जलडमरू मध्य। ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है, और अब ये सीधे सीधे खतरे की जद में है। अच्छा, ये चोक पॉइंट होता क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी हाईवे पर एक बहुत तंग गली हो जहां से सारा ट्रैफिक गुजरता है। ये ऐसे ही समुद्री रास्ते होते हैं जो इतने जरूरी हैं कि अगर इन्हें बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ सकती है। और हॉर्मुज़ उन सब में सबसे अहम है। ये जो नंबर है ना स्क्रीन पर, ये वाकई में होश उड़ाने वाला है। हर दिन लगभग 20 बिलियन बैरल कच्चा तेल यहीं से होकर गुजरता है। जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो दुनिया के एनर्जी मार्केट का क्या होगा? कीमतें सिर्फ बढ़ेंगी नहीं, उनमें जैसे विस्फोट हो जाएगा। और अब बात करते हैं भारत की। हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये जो आंकड़े हैं ना, ये असल में डराने वाले हैं। हमारे घरों में जलने वाले ज़्यादातर LPG सिलेंडर, हमारी फैक्ट्रियों को चलाने वाली गैस और हमारी गाड़ियों में पड़ने वाला पेट्रोल, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी तंग रास्ते से होकर हम तक पहुंचता है। ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर एक सीधा हमला है। और यहीं पर भारत की एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि एक दुखती रग सामने आती है। हमारे पास कच्चा तेल स्टोर करने के लिए तो बड़े बड़े अंडरग्राउंड रिजर्व्स हैं, लेकिन LPG के लिए लगभग कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर सप्लाई कुछ हफ्तों के लिए भी रुक गई तो पूरे देश में रसोई गैस का संकट खड़ा हो सकता है। अब आते हैं हमारे तीसरे स्तंभ पर। ये सिर्फ एनर्जी के बारे में नहीं है, ये भारत की पूरी अर्थव्यवस्था और खाड़ी देशों में रहने वाले हमारे करोड़ों लोगों से जुड़ा है। तो देखिए, ये संकट भारत पर कई तरफ से एक साथ हमला कर रहा है। एक, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी दांव पर है। 2, हमारे व्यापार के रास्ते बंद हो सकते हैं। 3,
खाड़ी में रहने वाले करीब 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा का सवाल है। और 4, हमारी अर्थव्यवस्था, क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतें हमारे पूरे बजट को बिगाड़ सकती हैं। अच्छा, भारत की कूटनीति की राह इतनी मुश्किल क्यों है, ये समझने के लिए हमें ये भी जानना होगा कि ईरान की सैन्य ताकत क्या है। तो चलिए उनके हथियारों पर एक तेज नज़र डालते हैं। ईरान की ये जो फतह हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये कोई मामूली हथियार नहीं है। ये एक गेम चेंजर है। ये आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेजी से चल सकती है और लगभग किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ईरान ने हाल के हमलों में इसे सफलतापूर्वक इस्तेमाल भी किया है। तो इस पूरे मुश्किल जाल में भारत का क्या रुख है? देखिए, नई दिल्ली को एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही सधे हुए कूटनीतिक रास्ते पर चलना पड़ रहा है। भारत इस वक्त जैसे एक कूटनीतिक रस्सी पर चल रहा है। रस्सी के एक छोर पर अमेरिका के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी है, तो दूसरे छोर पर हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें और ईरान के साथ हमारे पुराने रिश्ते। हमें इन सभी रिश्तों के बीच एक ऐसा संतुलन साधना है जिससे हमारे राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहें। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है, इस नए और अस्थिर पश्चिम एशिया में भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों, अपनी रणनीतिक साझेदारियों और अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? इस सवाल का जवाब न केवल भारत की विदेश नीति को, बल्कि शायद हम सभी के भविष्य को भी एक नई दिशा देगा। इस पर सोचिएगा ज़रूर।